हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आज 2 जुलाई का जो न्यूज़पेपर एसेट है जो हम लोग को निकल के आया है उसके रिगार्डिंग वीडियो। और आज के आर्टिकल में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसको इस स्लाइड में बताया गया है कि आज की पर्सनैलिटी को हम लोग एक बार उसके बारे में जानेंगे, उसकी कहानी समझेंगे। फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जिसके बारे में कल भी बात हुई थी वही आज फिर से उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा एक आर्टिकल फॉर्म में आया था। फिर अगला रिन्यूअल सॉल्यूशन है, अच्छा आर्टिकल है। और जो बैंक बोर्ड ब्यूरो था उसको रिप्लेस करके एफएसआईबी बनाया गया है। तो ये 4 चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं आज के अपने एजेंडे पे। आज की हमारी पर्सनालिटी देखा जाए तो एक न्यूज़पेपर हॉकर है। न्यूज़पेपर हॉकर जैसे ही हम लोग नाम सुनते हैं हम लोग को लगता है कि कोई लड़का होगा आके न्यूज़पेपर फेंक करके जाता है, उसकी याद आ जाती है हमारे दिमाग में। उस सिचुएशन में किसी लड़की को एज्यूम करना वो अभी तक हमारे माइंड में हम लोग उसको लेके नहीं आ पाए हैं। लेकिन एक लड़की है भावना कुमारी, रांची झारखंड सिटी में है वो रहती है, और वो न्यूज़पेपर हॉकर का काम कर रही है इन ऑर्डर टू अपना जो ड्रीम है वो पूरा करने के लिए। उसको टीचर बनना है और साथ में उसको अपना फैमिली भी पालना है। फैमिली में उसके एक्चुअली माँ बाप नहीं है और सिर्फ बहनें हैं और वो अकेली उस घर में कमाने वाली है। वो महीने का 4,000 रुपए कमाती है यही पेपर बेच के, और करेंटली अभी बीएड वो परस्यू कर रही है। जब उससे बात की गई है, एक्चुअली जो मैं पर्सनालिटी लेके आया हूं जहां से उठा के, ये बीबीसी न्यूज में कल ही आया था। वो वीडियो देख के काफी अच्छा लगा तो मैंने सोचा इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो वो कहती क्या है कि स्टार्टिंग में काफी ज्यादा मुश्किल हुई थी क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है मोस्टली मेल वर्कर ही इस सेक्टर में डोमिनेट करते हैं। सारे के सारे मेल ही हॉकर्स हैं होते हैं। अब उसके बीच में अकेली एक लड़की जाएगी, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल शुरू में महसूस करती थी, लेकिन वो धीरे धीरे उसको आदत पड़ गई। अब वो काफी अच्छे से एडजस्ट कर चुकी है नौकरी में, और साथ में कि कस्टमर की आईज में भी अपना रेस्पेक्ट अपनी जगह वो कमा चुकी है। उसके जो कस्टमर हैं न्यूज़पेपर जिनको वो देती है वो लोग भी उसको काफी अप्रिसिएट करते हैं उसके इफर्ट को, क्योंकि वो अकेले घर में कमा रही है। खुद अपना गोल, बहुत सारे बच्चे होते तो वो अपना गोल छोड़ देते, बोले चलो अब कमाना पड़ेगा। कुछ वैसा उस तरीके का सेक्टर चूज करती जो कि इन जनरल डोमिनेटेड बाय फीमेल है अभी भी। लेकिन उसने ये प्रोफेशन चूज किया क्योंकि इसमें उसको साथ में टाइम भी मिल जा रहा है पढ़ाई करने का। वो सुबह सुबह बिल्कुल 4 बजे उठती है, 4 बजे उठ के अपना जाके न्यूज़पेपर कलेक्ट करेगी, वो घर में अपना वापस आ जाती है न्यूज़पेपर बांट के 7-8 बजे तक। फिर उसकी जो डेली की काम है, बीएड का जो कोर्स है वो अपना कर रही है। उस कोर्स को करते हुए फैमिली भी पाल रही है। उससे जब पूछा गया कि ठीक है और आगे पढ़ने की कोई इच्छा वैसा कुछ कोई भी ऐसा, तो वो बोली हाँ, पहले तो लगता था कि नहीं हो पाएगा लेकिन अब हिम्मत है, अब आगे भी जो भी होगा अपने टीचिंग के रिगार्डिंग ही जो कोर्स होगा वो आगे भी परस्यू करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। तो ये एक नॉर्मल सी बिल्कुल साधारण सी कहानी है जो एक साधारण सी लड़की की उसके करेज को, उसके डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन जो अपने गोल के प्रति है उसको दिखाता है। ये भी बहुत ही इनकरेजिंग मोटिवेटिंग स्टोरी है कि हम लोग पूरा संसाधन रहते हुए भी जब हम लोग नहीं अपने गोल के प्रति उतना डेडिकेटेड रह पाते हैं। ये लड़की संसाधन बहुत कम है फिर भी इतना ज्यादा डेडिकेशन अपने गोल के प्रति, यही इसको स्पेशल बनाता है। तो खैर ठीक है, आज हम लोगों ने इस पर्सनालिटी से कुछ सीखा और चाहेंगे कि आप लोग भी इस पर्सनालिटी से सीखें और अपने डेडिकेशन पूरे फुल एनर्जी के साथ अपने गोल के प्रति आगे बढ़ें। और बाकी इसका यूसेज जो है वो तो आप कर सकते हो ऐसे वाला पेपर में, वहां पे काफी ज्यादा मददगार इस तरीके की कहानियां से अगर हम लोग शुरू करते हैं, या फिर इन बिटवीन कुछ वैसा सिचुएशन आ जाता है जिसमें कि आपका टॉपिक ही ऐसा आ जाता है, तो वहां पे इस तरीके की स्टोरीज को डाला जा सकता है बहुत ही इफेक्टिवली। जो रीडर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो एग्जामिनर होंगे, उनकी आंखों को कैच कर सकने की क्षमता इस तरह की कहानियों में होती है। अगर वो फिर एक बार आपका ऐसे एग्जामिनर पढ़ता है तब फिर
वो गारंटेडली है कि मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा। खैर हम लोग आते हैं आगे वाला जो रिपोर्ट है, तो फिर आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, वो कल इकोनॉमी वाले पेज पे आया था, आज इंडियन एक्सप्रेस के मेन आर्टिकल में ही था। हाँ, एक चीज और कि आज द हिंदू में कुछ भी खास नहीं था, तो आज जो भी आर्टिकल्स हैं वो इंडियन एक्सप्रेस के ही हैं। इसी में 2-3 आर्टिकल काम के थे, अदरवाइज द हिंदू में जो भी था आर्टिकल वो उसका लंबे टाइम में कुछ सस्टेन करने जैसा कुछ नहीं था, या फिर उसमें ऐसा है कि वो कंटेंट ऑलरेडी आपको पता है, बहुत ही जेनरिक टाइप का कंटेंट था, तो उसको आगे कैरी करने की जरूरत नहीं थी। तो जो कैरी करने वाली बात थी वो इंडियन एक्सप्रेस में कुछ कुछ बातें थी, वो हम लोग आज के आर्टिकल में डिस्कस कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पे आ जाते हैं। तो हमने कल वाले स्लाइड में ही देखा था कि अपना जो ग्रॉस एनपीए रेशियो है वो मार्च 21 में 7.40% था, जो कि मार्च 22 में घट के 5.90 हो गया है, और मार्च 23 में एक्सपेक्टेशन है कि 5.30% पे आ जाएगा। तो ये हम लोग जो ग्राफ बना रहे हैं, एक बार मैं फिर से बोलूंगा कि इसी तरीके से आपको आंसर में भी प्रेजेंट करना है ताकि दिखे, एग्जामिनर को दिखना चाहिए। तो ये वाला स्लाइड हम लोग कल भी बात कर चुके हैं। आ जाते हैं अगली बात पे। अगला बात भी ये कल ही डिस्कस हुआ था, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, जिसमें कि जनवरी 21 में जो प्रोविजनिंग कवरेज हमारा 67.6 था, जबकि जनवरी 22 में 70.9% था। तो प्रोविजनिंग क्या होता है ये भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए कि आपके बैंक से कुछ लोन लिया गया, उसके अगेंस्ट में आप कुछ सिक्योरिटी के हिसाब से आप अपने पास ही रख लेते हो कि इन केस अगर ये लोन मेरा बैड लोन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग कुछ फंड साइड करके रख लेते हैं। यही होता है प्रोविजनिंग। तो अगर ज्यादा आपका प्रोविजनिंग के लिए पैसा बचा है तो यह है कि आपका किसी भी कंडीशन में बैंक आपका उस एसेट से परेशान नहीं होगा अगर एनपीए में भी चला जाता है तो। हाँ, जो नई बात आई है आज के आर्टिकल में थी वो ये था कि जो बैड लोन्स का परसेंटेज है कंपेयर टू दियर होल एसेट, तो वो जो है पब्लिक बैंक में 7.6% है, जबकि प्राइवेट बैंक में 3.7% है। ये डाटा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है अभी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की ओर बढ़ रही है। तो अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है कि प्राइवेटाइजेशन करने से क्या फायदा होगा, तो वन ऑफ दी जो पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं वो ये है कि जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो हमारा प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा है, और उस बात को लिखते हुए हम लोग इस ग्राफ को बनाएंगे कि अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां पे आपका बैड लोन का परसेंटेज 7.6% है, जबकि सेम पीरियड में जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनका बैड लोन का परसेंटेज 3.7% है। तो ये हम लोग यूज करने का तरीका हो गया, वो भी हम लोगों ने देख लिया। ये जो आर्टिकल था वो उसके अंदर एक दो बातें और लिखी गई है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से ये कहता है कि बैंक्स जो है करंटली जो मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स अगर पॉसिबली आते हैं, जो रिसेशन की बात की जा रही है, रसिया यूक्रेन वार में सिचुएशन कुछ थोड़ा सा वोलेटाइल हो गया है, तो इन सारे चीजों को देखते हुए रिपोर्ट बोलता है कि इस तरीके का कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक शॉक आता है, कुछ भी इस तरीके का झटका हमारी इकोनॉमी को लगता है, तो हमारे बैंक्स अभी बेहतर कंडीशन में है कि वो सरवाइव कर जाएंगे बिना किसी कैपिटल इन्फ्यूजन के। मतलब बाहर से जो स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट को पैसा डालना पड़ता है बैंक्स में वापस से कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए, तो ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट सिचुएशन को देखते हुए। हाँ, एक चीज और जो रिपोर्ट बोलता है कि SMA 0 और SMA 1 अकाउंट्स जो हैं उनमें स्ट्रेस सिचुएशन थोड़ा सा है, और उसका थोड़ा क्लोज मॉनिटरिंग रिपोर्ट सजेस्ट करता है। तो यहां से बात आती है कि SMA 0, 1 ये होता क्या है। तो जो कंसेप्ट है एनपीए का, एनपीए हम लोग तब किसी एसेट को बोलते हैं जबकि 90 दिन के बाद अगर उसमें उस फंड का जो लोन दिया गया उसका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल किसी का भी पार्शियली या फुल्ली कोई भी अमाउंट अगर नहीं जमा किया गया है तो उसको एनपीए में क्लासिफाई कर दिया जाता है। तो ये वाला सिचुएशन तो 90 दिन के बाद आपको पता चलेगा। तो इसी में सुधार लाते हुए आरबीआई ने कुछ सालों पहले, 1-2-3 साल पहले की बात है, उन्होंने बोला कि हम लोग कंटिन्यूअस मॉनिटर क्यों नहीं कर सकते हैं, जब एनपीए हो जाएगा तब हम लोग उस पर काम शुरू करते हैं। अगर पहले से अगर उस पर हम लोग एक्शन लेते तो हो सकता है कि वो एनपीए में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए जो एसेट्स हैं उसको SMA 0, 1 एंड 2, SMA होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट,
SMA 0, 1, 2, 3 ये टाइम पीरियड के हिसाब से बांट दिया गया कि अगर जो है उस लोन पे जो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का फुल्ली या पार्सली कोई सा भी पार्ट अगर पे नहीं किया गया है 1 से 30 दिन तक, तो उसको हम लोग SMA 0 के अंतर्गत में रखते हैं। फिर SMA 1 हो गया, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, इसमें अगर 31 से 60 दिन के बीच में ये पेमेंट नहीं हुआ है। SMA 2 में 61 से 90 दिन के बीच में। तो ये डिवीजन इस वजह से किया गया ताकि NPA होने से पहले ही उस पर कुछ एक्शन लिया जा सके। अगर SMA 0 में है तो बैंक कॉल करेगी, बोलेगी कि आप जो है आपका कुछ भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल कुछ भी पे नहीं हुआ है तो आप पे करवाएं। SMA 1 में थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाएगी, SMA 2 में उससे थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिटी बैंक बढ़ाएगी, ताकि जो है NPA में कन्वर्जन ना हो और पहले ही रिजोल्यूशन हो जाए स्ट्रेट्स जो हमारा एसेट है उसका। हाँ, फिर आ जाते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल लिखा गया है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके द्वारा, और बहुत ही सुंदर आर्टिकल है। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। स्टिल अगर आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर टाइम मिले तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर कर लिया है इसका। तो आते हैं हम लोग मेन आर्टिकल पे। तो इस आर्टिकल में एंटोनियो गुटेरेस जी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, वो बताते हैं कि अभी जो रसिया यूक्रेन वार वाला सिचुएशन अभी आया था, उसमें देखा यह गया है कि कंट्रीज जो हैं ज्यादा से ज्यादा ऑयल, कोल और गैसेस में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, जो कि हमारी क्लाइमेट इमरजेंसी वाले सिचुएशन को और ज्यादा बढ़ावा देगा। एक डाटा और देते हैं जो ऑथर हैं, इसको हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं कि करेंटली अभी ये सिचुएशन है कि हम लोग हर मिनट $11 मिलियन का कोल, गैस और ऑयल को तीनों को अगर मिला दें तो उस पर सब्सिडी के तौर पे हर मिनट $11 मिलियन का खर्चा है। इतना सारे अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो ये एक अच्छा डाटा है, इंपैक्टफुल डाटा है। फिर दूसरी बात ये बोलते हैं कि हम लोग जो है एडिक्टेड हो चुके हैं फॉसिल फ्यूल्स को लेके। उन्होंने एडिक्शन वर्ड यूज किया है और एडिक्शन को समझाया भी कि एडिक्शन क्या होता है। एडिक्शन में क्या है कि आप शॉर्ट टर्म रिलीफ को प्रायोरिटी देते हैं कंपेयर टू लॉन्ग टर्म वेलबींग को। शॉर्ट टर्म रिलीफ मतलब आपको तुरंत में राहत मिल जाए कि हाँ चलो थोड़ा सा ये कुछ भी, अगर आप एडिक्शन किसी चीज के हो तो आप देखते हैं कि थोड़ा सा उस काम को कर लिया, उसके बाद फिर आपको लगता है चलो ठीक है, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान करेगा, इस चीज को आप नहीं देखते हैं। तो इसी के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया है एडिक्शन। अब वो इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए बोलते हैं, और इस छोड़ने का क्या फायदा होगा, जो हमारा एडिक्शन है टुवर्ड्स द फॉसिल फ्यूल्स, उस एडिक्शन को छोड़ने का फायदा ये बताते हैं कि इससे टोटल दुनिया में आपको एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगा। जो एनर्जी का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, ऑयल प्राइसेस हमेशा ऊपर नीचे, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, लड़ाई झगड़ा, किसी भी चीज पे निर्भर कर रहा है वो, तो वो चीज ऊपर नीचे नहीं होगा, स्टेबल होगा प्राइस, और पूरे दुनिया में प्रॉस्पेरिटी आएगी। हमारा प्लेनेट भी लिविंग होगा, ज्यादा अच्छा होगा, मोर लिवेबल होगा। तो इन सारे जो गोल्स हैं, इसको अचीव करने के लिए हम लोग को ये फॉसिल का जो एडिक्शन है, फॉसिल फ्यूल्स का, इसको हम लोग को रोकना होगा, इसको हम लोग को छोड़ना होगा, इस एडिक्शन को। उसके अलावा वो रिन्यूअल्स को सजेस्ट करते हैं कि ये 21st सेंचुरी का पीस प्लान है। इसको भी उनको आप नाम के साथ में कोट करके आंसर में यूज कर सकते हैं कि एज पर एंटोनियो गुटेरेस, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, रिन्यूअल्स आर द पीस प्लान फॉर द 21st सेंचुरी। बिल्कुल ऐसे ही लिखा जा सकता है आंसर में, बहुत ही अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। और उसके आगे ऑथर क्या बोलते हैं कि इन्होंने कोल इंफ्रास्ट्रक्चर को फेज आउट करने के लिए कंट्री से डिमांड किया है। ओईसीडी कंट्रीज, ओईसीडी होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ही ऑर्गेनाइजेशन है। उनको बोला है कि आप 2030 तक, सन 2030 तक जो कोल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप फेज आउट कर दें। बाकी कंट्रीज के लिए उन्होंने टाइमलाइन बोला कि 2040 तक आप लोग भी अपना कोल इंफ्रास्ट्रक्चर को फेज आउट करें, उसको खत्म कर दें। अब वो जो है 5 पॉइंट प्लान सजेस्ट करते हैं जिसके बेसिस पे जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बूस्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहला सजेशन उनका ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उसको ग्लोबल पब्लिक गुड डिक्लेयर किया जाए। मतलब कि उस पे जो आईपीआर का रेस्ट्रिक्शंस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका जो रेस्ट्रिक्शंस है
कि आपको परचेज करने के लिए टोटल उसका आईपीआर परचेज करना पड़ेगा या फिर उसके लिए ज्यादा प्राइस रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। तो इस चीज को खत्म किया जाए और इजी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाए ताकि गरीब से गरीब कंट्री भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ सके। दूसरा वो बोलते हैं कि जो सप्लाई चेन है रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित टेक्नोलॉजी का, उसका कंपोनेंट्स का और जो रॉ मटेरियल हम लोग इसमें यूज करते हैं, जैसे सिलिकॉन यूज करते हैं, लिथियम बैटरीज हो गया, उसके अलावा आपका जो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं वो हो गया। तो इसके हम लोग जो इस तरीके का संबंधित जो चीजें हैं उसके सप्लाई चेन को हम लोग बेहतर करें, उसका एक्सेस बेहतर करें। तीसरी बात वो बोलते हैं कि जो भी इस तरीके का रिन्यूएबल एनर्जी वाला प्रोजेक्ट है, सोलर विंड जो भी है, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट में जो रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही बोला जाए तो, उसको हम लोग खत्म करें ताकि इस जो भी रिन्यूएबल वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनका फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिले, जल्द से जल्द वो ग्राउंड पे आए और एनर्जी जनरेट करना हमारे लिए शुरू करे। चौथा पॉइंट ये है कि जो एनर्जी सब्सिडी अभी फॉसिल फ्यूल के क्षेत्र में दिया जा रहा है उसको फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट करके हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की डायरेक्शन में बढ़ावा दें ताकि जो शिफ्ट है वो हो सके फॉसिल से रिन्यूएबल की ओर। अगला सजेशन करते हैं कि हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट है इसको 3 गुना करने की जरूरत है। अब ये सारी बातें 5 पॉइंट देने के बाद वो रिन्यूएबल एनर्जी के फेवर में कुछ बातें रखते हैं। वो पहली बात ये बोलते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स है इसका कॉस्ट हम लोग देखते हैं करंट में बढ़ रहा है। अभी जो क्रूड ऑयल है आपका 100 से ऊपर ही कंटिन्यू अभी हॉवर कर रहा है, घूम रहा है उसके आसपास, 100 के आसपास, 100 के ऊपर। जबकि जो सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स हैं इसका प्राइस कम हुआ है। सोलर का प्राइस 85% से कम हुआ है, जबकि विंड का जो प्रोजेक्ट है उसका प्राइस 55% तक कम हो गया है अभी, क्योंकि हमारा बहुत सारा टेक्नोलॉजी नया नया आ गया है, उसमें इनोवेशन हुआ है। तो पर यूनिट जो पावर जनरेशन का कॉस्ट है वो बहुत ही धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। फिर अगली बात जो इसके सपोर्ट में बोलते हैं गुटेरेस जी, वो ये कहते हैं कि हम जितना अमाउंट, मान लो कि कुछ अमाउंट है जो हम रिन्यूएबल में इन्वेस्ट करते हैं और सेम अमाउंट अगर फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो नंबर ऑफ जॉब्स जनरेटेड होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर में 3 गुना ज्यादा जॉब जनरेट होगा। तो इसमें काफी सारी अच्छी अच्छी बातें थी, उसको यूज किया जा सकता है। यूज अब तभी कर पाएंगे जब अब आप कंटिन्यूअस इसको देखेंगे, रीड करेंगे, नोट करके रखेंगे और यूज में लेके आएंगे, आंसर में डालना शुरू करेंगे। खैर ये बात है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला आर्टिकल हमारे पास क्या है। अगला आर्टिकल है बैंक बोर्ड ब्यूरो से रिलेटेड। इसमें बोला यह गया है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो टाइम उसको, उस बॉडी को खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह पे नई बॉडी आई है एफएसआईबी, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। ये भी हम लोग जो आर्टिकल है इसको उठा के लाए हैं इंडियन एक्सप्रेस से ही, क्योंकि आज के द हिंदू में कुछ मटेरियल था ही नहीं जो कि यूपीएससी के हिसाब से लॉन्ग टर्म में आगे हमारे लिए मददगार हो। बस इन जनरल वाली बातें थी। तो हम लोग चलिए इस आर्टिकल को देखते हैं। तो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है 2016 में इसको बनाया गया था और इसका पर्पस क्या था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका सीईओ और डायरेक्टर उनको अपॉइंट करने के लिए, ये अपॉइंट करने के लिए भी लाया क्यों गया था, क्योंकि उसके पहले देखा जा रहा था कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था इसके अपॉइंटमेंट में, सो दैट कि इंडिपेंडेंस आ सके। इस वजह से बैंक बोर्ड ब्यूरो आया था। ये जो मिशन इंद्रधनुष आया था बैंक को सुधारने के लिए, उसके अंतर्गत में ये एक पॉइंट था बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब फिर ये अगर इतना अच्छा बोर्ड था, फिर इसको हम लोगों ने डिसमेंटल क्यों किया है, तो उस कारण के पीछे जाते हैं। तो कारण यह है कि इसका जो बनाया गया था इसको, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अपॉइंटमेंट के लिए बनाया गया था, लेकिन इसी बॉडी का यूज गवर्नमेंट के द्वारा इंश्योरेंस कंपनीज, जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज हैं जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये सारी जो कंपनीज हैं उनमें भी अपॉइंटमेंट के लिए इसी बॉडी का यूज किया जाने लगा। इसी स्टेप को जो है दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया कि ये तो बनाया गया है सिर्फ बैंक्स में अपॉइंटमेंट के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी में इसका क्यों यूज कर रहे हैं। ये दिल्ली हाईकोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इसकी पीएसयू इंश्योरर्स जो हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर जो गवर्नमेंट वाली हैं, उसमें इसके अपॉइंटमेंट के पावर को स्ट्रक डाउन कर दिया
बर्खास्त कर दिया, बोला कि नहीं आप इसको जो है इसमें इंश्योरेंस कंपनीज में आप जो है अपॉइंटमेंट का शक्ति आपको नहीं दिया गया। इसी को देखते हुए जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है इसको रिप्लेस करके बना दिया गया एफएसआईबी, फाइनेंशियल सेक्टर इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। तो एफएसआईबी को अभी जो शक्ति दी गई है इसके तहत में बोला गया कि आप जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज दोनों के ही चीफ को आप अपॉइंट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। और एक चीज और दिख रहा है इसमें ये चीज की जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसी को ही कंटिन्यू करने की कोशिश की गई है, बस खाली न्यू इंस्टीट्यूशन का नाम दे दिया गया है। एफएसआईबी अगर इसको प्रोवर्ब के टर्म में बोले तो वही वाली बात हो गई कि ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, और कुछ नहीं है। क्योंकि इसका जो अभी करंट हेड कर रहे हैं भानु प्रताप शर्मा, वो फॉर्मर चेयरमैन रहे थे ट्रिपल बी के, तो उन्हीं को एफएसआईबी का भी हेड करने उनको दे दिया गया। तो आर्टिकल वाइज हमारे पास इतना ही है। बाकी जो अपील है नॉर्मल सी बात, वो हम लोग एक बार फिर से कर लेते हैं कि आप हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन अगर बढ़ाने में मदद करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे लिए, क्योंकि कंटेंट हम लोग काफ़ी मेहनत करके बनाते हैं। सब्सक्रिप्शन और व्यूज जब तक नहीं मिलते तब तक वो इनकरेजमेंट अंदर से नहीं आता है। एंड थैंक यू, दैट्स ऑल वी हैव।